गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को अपना जो लेसन है मुगल शासक, दरबार और वृत्तांत, ठीक है। इसमें हमने जो कल अध्ययन किया था वो गुलबदन बेगम का हरम संबंधित विवरण और मुगल काल में नौकरशाही। तो गुलबदन बेगम जो है वो हरम में क्या स्थान था उनका, हरम की महिलाओं की क्या स्थिति थी, उनमें आपसे झगड़े क्यों होते थे और गुलबदन बेगम किस प्रकार से सभी कार्यों को अच्छे से संभाल लेती थी। हुमायूंनामा इसी ने लिखा था। मुगल काल में जो नौकरशाही है इसमें हमने देखा कि भाई नौकरशाही का मतलब था कि जो राज्य की व्यवस्था को संभाले, ठीक है। राजा के नीचे एक कुछ अधिकारियों का एक समूह, फिर इनकी नियुक्ति प्रक्रिया किस प्रकार थी, कौन इनकी नियुक्ति करते थे, ये सब हमने कल अध्ययन किया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो है नौकरशाहों के समूह, यानी जो अधिकारी थे, ठीक है, ज्यादातर वो अभिजात वर्ग के थे, लेकिन फिर भी जो नौकरशाहों के जो समूह थे, जो संगठन था उनका, उसमें कौन कौन सम्मिलित थे, किन क्षेत्रों के लोग थे, किन धर्मों के लोग थे, वो सब चीज आज हम इसमें अध्ययन करेंगे। नौकरशाहों के समूह। मुगल काल में नौकरशाहों यानी अधिकारियों के समूह को इतिवृत्तों में अभिजात वर्ग दिया गया है, इसका नाम दिया गया है। जो अभिजात वर्ग यानी जो सबसे उच्च और जो धनाढ्य वर्ग था उसके लोग नौकरशाहों में थे। इस समूह में विभिन्न क्षेत्रों के धार्मिक समूह के लोग थे। मुगल शासक इस बात का ध्यान रखते थे कि कोई भी दल इतना बड़ा न हो कि वह संगठित होकर राज्य के लिए चुनौती बन जाए। यानी जो मुगल शासक थे वो इस बात का बहुत ही ध्यान रखते थे कि उनका जो राज्य का जो क्षेत्र था, जो उनकी सीमाएं थी, वो बहुत विस्तृत थी, बहुत ज्यादा फैली हुई थी। तो वो क्या करते थे कि भाई जैसे कहीं कोई किसी प्रकार का आंदोलन खड़ा ना हो, किसी प्रकार का विरोधाभास ना हो, तो उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों से अपने जो विश्वस्त जो लोग थे और जो काफी सीनियर जो लोग थे उनके द्वारा उनकी नियुक्ति करवा लेते थे। वो कौन, राजा, जो वहां मुगल काल के जो राजा थे वो। और उसके बाद वो क्या करते थे कि उनको अपने जो नौकरशाही ग्रुप है उसमें उनको शामिल कर लेते थे। इससे ये फायदा होता था कि भाई हर क्षेत्र का प्रतिनिधि जो था वो राज्य के अंदर राजा के पास मौजूद होता था। यह नौकरशाहों का समूह उस गुलदस्ते जैसा था जिसके अलग अलग रंग तथा अलग अलग किस्म के फूल हैं, लेकिन वे एक मुट्ठी में बंद कर शोभा प्रदान करने की स्थिति में हों। वे चाहे किसी धर्म या क्षेत्र के हों। इसकी खास बात यह थी कि वे राजा के प्रति वफादार थे। यानी जो जितने भी जो नौकरशाहों को लगाया गया था वो चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी समूह के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, वो एक गुलदस्ते के समान थे। और जैसे गुलदस्ता में अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, अलग अलग किस्म की टहनियाँ होती हैं, और उनको जब अपन एक मुट्ठी में बांध लेते हैं, उसको जब इकट्ठा करके नीचे से बांध करके और उसके ऊपर एक कवर सा चढ़ा देते हैं, उनको पकड़ लेते हैं तो एक सुंदर गुलदस्ता बन जाता है। इसी प्रकार से जो शासक था वो उनको सबको अलग अलग को अपने पास इकट्ठा एक नौकरशाहों का समूह, या गुलदस्ते का मतलब है नौकरशाहों के समूह से ही है। तो वो उनकी खास बात ये थी कि भाई किसी भी धर्म के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, लेकिन जो अपने राजा के प्रति वो क्या रहेंगे, वफादार रहेंगे, वो गद्दारी नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी कहीं से भी कोई बात आती थी तो वो राजा को संपूर्ण बताते थे। अब अकबर के शासनकाल के प्रारंभिक दौर में इस अभिजात वर्ग में तुरानी यानी मदेशिया तथा ईरानी यानी मुख्य थे। यानी अकबर का जो शासनकाल था उसकी जो स्टार्टिंग थी, जब शुरुआत थी, तो उसमें अभिजात वर्ग के अंदर कौन थे, ज्यादातर विदेशी थे, ज्यादातर क्या लगभग विदेशी थे। 1560 ईस्वी के बाद अभिजात वर्ग में बदलाव आया। इसमें दो वर्ग और जुड़े। जो अभिजात वर्ग है ये अकेला, इसका एक छत्र राज था राजा के नौकरशाही ग्रुप में। फिर इसके बाद जो 1560 ईस्वी है उसके बाद इसमें चेंजमेंट आया। क्या चेंजमेंट आया कि दो ग्रुप और जुड़ गए इसमें। एक ग्रुप था ये राजपूत तथा भारतीय मुसलमान थे। यानी एक ग्रुप जो दोनों भारतीय ग्रुप थे, ये इससे पहले विदेशी थे, राजपूत और भारतीय मुसलमान। राजपूत परिवारों से सर्वप्रथम आमेर अंबर का राजा भारमल था, जिसने वैवाहिक राजनीतिक संबंधों द्वारा अकबर के अभिजात वर्ग में प्रवेश किया। यानी जो राजा भारमल थे आमेर के, उन्होंने वैवाहिक संबंध बना लिए किसके साथ, अकबर के साथ। कैसे कि उन्होंने सन 1562 ईस्वी में अपनी पुत्री की शादी अकबर से की तथा बेटे भगवान दास तथा पोते मान सिंह को अकबर की सेवा में भेज दिया। यानी इनका पोता था मान सिंह और इनका जो बेटा था राजा भारमल का भगवान दास। तो इन्होंने यानी जोधापन कहते हैं, जोधाबाई इनकी पुत्री का नाम था, उनके अकबर से शादी करवा दी गई थी। तो इससे क्या हुआ, इनके आपसी संबंध बन गए। और आमेर की नकल अन्य राजपूत परिवारों ने भी की तथा इसके बाद गैर राजपूत हिंदुओं ने भी इस रास्ते को अपनाया। यानी कुछ राजपूत परिवार थे और कुछ गैर राजपूत भी थे। जो राजपूत नहीं थे उसके अलावा अलग जो कास्ट थी वहां के लोग भी थे,
और उन्होंने क्या किया, इसी रास्ते को अपना लिया और वो इनसे अपने संबंध रखने लग गए। धीरे धीरे इन वर्गों के लोग फारसी भाषा सीखने लगे था, लेखन का कार्य के लिए दरबार में आने लगे। कौन आने लगे? ये राजपूत और जो भारतीय मुसलमान थे। ये क्या हुआ, इन्होंने फारसी भाषाएं सीख ली, विदेशी भाषाएं थी, और फिर वो राजा के राजकाज के लिए सब दरबार में आने लगे। दरबार में वे सामान्य पद से प्रारंभ करते थे तथा धीरे धीरे पदोन्नति लेते रहते थे। यानी नॉर्मल सा पद के ऊपर वो पहले आसीन होते थे और उसके बाद उनकी पदोन्नति बढ़ती जाती थी, वो धीरे धीरे उच्च पदों तक पहुंच जाते थे। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि टोडरमल खत्री जाति का था, वह अकबर का वित्त मंत्री बना तथा उसकी राजस्व व्यवस्था को नियंत्रित करने का कार्य भी किया। जो टोडरमल जो है ये राजपूत जाति का नहीं था, ये खत्री जाति का था। और टोडरमल का ये जो काफी युद्ध का परिचय है, इसमें अकबर के साथ उसने सारी चीजें देखभाल सब चीजें की थी और इनका धन संबंधी और राज की संपदा संबंधी ये विभाग देखते थे। वित्त मंत्री बना अकबर का, और उसके बाद जो राजस्व व्यवस्था थी उसको नियंत्रण करने का सारा कार्य टोडरमल ने ही किया था। फिर उसके बाद है जहांगीर के काल में अभिजात वर्ग की मौलिक संरचना वही बनी रही। यानी जो जहांगीर थे, अकबर के बाद जब आए थे, तो जो मौलिक संरचना थी किसकी, अभिजात वर्ग की। कहाँ, इनकी नौकरशाही जो ग्रुप था उसमें उनकी वही संरचना रही, परंतु अधिक ऊंचे पदों पर ईरानी पहुंचने के में सफल रहे। यानी ज्यादातर ऊंचे पदों पे कौन गए, ईरानी मूल के जो लोग थे। अब वो क्यों गए, इसका मुख्य कारण था नूरजहां थी, क्योंकि वही स्वयं ईरान से आई थी। नूरजहां जो है जहांगीर की पत्नी थी, वो ईरान की थी, ईरान से ही आई थी। जो इसके सगे संबंधी थे वो सारे ईरानी थे, तो उच्च पदों के ऊपर वो सब पहुंच गए। जैसे उनके पिता ग्यास बेग, भाई आसफ खां इत्यादि बहुत ऊंचे पदों तक पहुंचे। ठीक है, आसफ खां तो एक उपाधि भी थी ये, लेकिन ये जो इनके भाई और इनके जो पिता थे ये बहुत ऊंचे पदों पर पहुंचे। उनके साथ संबंधों का फायदा उठाकर अन्य ईरानी भी आगे आए। शाहजहां के काल में, अब देखो जहांगीर के बाद फिर शाहजहां के काल में अभिजात वर्ग संतुलित था, उसमें भारतीय विदेशी सभी सम्मिलित थे। यानी भारतीय लोग भी थे, ईरान के भी थे, फारसी भी थे, सब लोग उसमें सम्मिलित थे। औरंगजेब के समय भी स्थिति लगभग इसी तरह की रही। सामान्यतः यह कहा जाता है कि उसने यह पद केवल सुन्नियों के लिए रखे थे। यानी औरंगजेब कट्टर था, ठीक है, और जो मुसलमान है, जो इस्लाम जो है, तो इन मुसलमानों में दो ग्रुप हैं, एक शिया और एक सुन्नी। शिया हैं वो थोड़े कम कट्टर हैं, सुन्नी जो वर्ग है यानी ज्यादातर जो खान लगाते हैं नाम के आगे, जैसे इमरान खान है, सोनू खान, जो भी कुछ खान लगाते हैं वो सुन्नी वर्ग से आते हैं। और जो अहमद उम्मद अली इस तरह की जो चीजें लगाते हैं, पठान उठान, ये क्या है, शिया समुदाय से हैं। तो शिया के जो लोग हैं वो कम कट्टर थे, कम थोड़े वो थे, और जो सुन्नी के जो लोग थे, सुन्नी समुदाय, वो ज्यादा कट्टर थे। तो औरंगजेब खुद कट्टर था, तो उन्होंने सारे पदों के ऊपर इन अपने जो कट्टर, जो यानी कट्टर का मतलब होता है ज्यादा हिंसक, ज्यादा क्रूर, ज्यादा खतरनाक, जिनके अंदर दया भाव नहीं हो, वो जो थे वो सारे मुसलमान औरंगजेब के साथ वो इन पदों पर थे। परंतु आंकड़े बताते हैं कि उसके दरबार में राजपूत व मराठे काफी अच्छी संख्या में थे। सिंहासन ग्रहण करने के समय तथा मृत्यु तक संख्या में कमी नहीं आई, बल्कि आंकड़े वृद्धि दर्ज कराते थे। लेकिन अगर देखा जाए, भाई आंकड़ों के ऊपर बात की जाए, तो राजपूत और जो मराठा जो लोग थे वो इनके दरबार में कम नहीं हुए, बल्कि कुछ ना कुछ संख्या इनकी वृद्धि हुई थी। अब है मुगल कालीन अभिजात वर्ग के बारे में शाहजहां कालीन एक लेखक चंद्रभान ब्राह्मण अपनी रचना चार चमन यानी चार बाग में जानकारी देता है। उसके अनुसार बहुत बड़ी संख्या में देशी और विदेशी तत्वों से इस अभिजात वर्ग का निर्माण हुआ था। यानी जो अभिजात वर्ग का जो निर्माण हुआ था वो काफी बड़ी संख्या में हुआ था। अब आता है मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी क्या है, एक पद था, ठीक है। उनको जो मनसबदारी प्रथा थी ये पुरानी प्रचलित प्रथाएं थी। उनको जो लोग होते थे कुछ, उसमें राज दरबार के अंदर उनको कुछ पद दिए जाते थे, और वो किस लिए दिए जाते थे वो इसमें हम पढ़ेंगे। भाई प्रमुख नौकरशाहों में मनसबदारी प्रमुख थी। यानी मनसबदारी जो एक योग्यता थी, एक पद की योग्यता थी, ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी। यह सैनिक व असैनिक दोनों के लिए थी। मनसब शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पद। इस शब्द की व्याख्या के अनुसार जो व्यक्ति मुगलों की सेवा में आता था तो उसे एक मनसब दिया जाता था। यानी कोई भी व्यक्ति अगर मुगल राजाओं की सेवा के अंदर आ रहा है, चाहे वो सैनिक है या फिर असैनिक है, तो उसको एक मनसब दिया जाता था। मनसब का मतलब यहाँ पद से होता है, एक पद दिया जाता था। क्या पद दिया जाता था? वह मनसब उसकी दरबार में पहचान, जिम्मेदारी व हैसियत तीनों बातों का एहसास कराता था कि भाई उसका जो मनसब है यानी उसको जो पद है वो कौन सा पद मिला है, ठीक है। अब मनसब में जात व सवार दो शब्दों का प्रयोग होता था। जात शब्द व्यक्ति के पद को स्पष्ट करता था कि भाई क्या जात, क्या स्टेटस है उसका, जबकि
सवार उसके पास ऊंट, घोड़े, बैल आदि सैनिक क्षमता का बोध कराता था। यानी उसके पास किस प्रकार की सैनिक क्षमता है, कितने उसके पास ऊंट घोड़े हैं, कितनी उसके पास सैनिक हैं, वो सब चीजें इसको बोध कराता था कि भाई कितना बड़ा इसका ओहदा है। इससे यदि किसी व्यक्ति की 1000 की जात मनसब व 1000 की सवार मनसब है तो मनसबदार प्रथम श्रेणी में होता था। ठीक है, यानी उसकी जो जात है वो 1000 की, 1000 क्या इसमें एक वैल्यू है, और 1000 की सवार मनसब यानी 1000 उसके पास ऊंट घोड़े या बैल हैं तो वो क्या था, प्रथम श्रेणी का माना जाता था। यदि जात की तुलना में सवार 500 या उसके आसपास थे तो वो द्वितीय श्रेणी में आता था। यदि उसके सवार नामात्र थे या थे ही नहीं तो तृतीय श्रेणी में आता था। यानी किसी के पास अगर ये सब हाथी घोड़े बैल हैं या कम हैं या है भी नहीं तो ये 3 श्रेणियां थी। ये एक पद था मनसबदार, तो ये क्या था कि उसको तीसरी श्रेणी माना जाता था। अब आता है कि इसी श्रेणी के आधार पर उसका वेतन निर्धारित होता था, जबकि इसी आधार पर उसे दरबार में जगह मिलती थी। यहाँ तक कि शासक के शिविर में भी उसी अनुरूप उसका तंबू कक्ष यानी टेंट रूम बनता था। मनसबदारी व्यवस्था की खास बात यह थी कि मनसबदार चाहे 20 रैंक के हों या 5000 वह सीधे शासक से जुड़ा होता था, वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होता था। मुगल काल में सामान्य रूप से 1000 से बड़े पद के मनसबदार को उमरा यानी अमीर वर्ग का कहा जाता था, और मनसबदारों की नियुक्ति, पदोन्नति व पदमुक्ति की शक्तियां स्वयं शासक के पास होती थी। यानी जो मनसबदार है किसी भी श्रेणी का है, ठीक है, चाहे वो 20वीं रैंक पे है या चाहे पहली रैंक पे है, सीधा उसका जुड़ाव कहाँ होता था, शासक से होता था। और इन सब की जो पदोन्नति या नियुक्तियां जो भी कुछ करते थे मनसबदारों की, तो वो कौन करते थे, शासक करते थे, राजा करते थे। तो मुगल काल के अंदर जो आज हमने नौकरशाही की जो प्रक्रिया है, ठीक है, इसमें हमने देखा था कि भाई नौकरशाहों के समूह क्या क्या हैं, और उसके बाद ये मनसबदारी प्रथा, ये 2 चीज हमने पढ़ी। अब इससे आगे के हम पॉइंट्स जो हैं वो कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं ऐसे में कुछ प्रश्न दे रहा हूँ आपको, उसको आप अपनी फेयर नोटबुक में करना।